आज है जी 10 जनवरी, और 10 जनवरी का आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। त्रिपुरा है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, उसकी राजधानी है अगरतला। अगरतला में महाराजा वीर विक्रमजीत एयरपोर्ट बनाया गया। इसके बारे में बता दूं, जो वीर विक्रमजीत थे इन्होंने 1947 तक त्रिपुरा पे राज किया, और फिर इन्होंने अपनी रियासत यानी कि त्रिपुरा को भारतीय साम्राज्य में मिलाकर भारत की हेल्प की थी। दूसरी बात, इन्होंने मॉडर्न आर्ट को बढ़ावा दिया था और लैंड रिफॉर्म किए थे, यानी जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी इस राजा ने उन लोगों को ज़मीन दी थी। आप समझ सकते हो कितने अच्छे किंग हो गए ये त्रिपुरा के लिए। तो इनके नाम पर एयरपोर्ट बनाया गया। इस एयरपोर्ट की एक और ख़ास बात है, यह ऐसा एयरपोर्ट है जो त्रिपुरा को कोलकाता और म्यांमार से जोड़ेगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पर चीन की नज़र है। कल को चीन वहाँ से कम्युनिकेशन हमारा काट देता है तो इस एयरपोर्ट के थ्रू कोलकाता से सीधा सामान त्रिपुरा अगरतला भेजा जाएगा, और इसी एयरपोर्ट से म्यांमार से जुड़कर हम हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न एशियन कंट्री हैं, यानी कि जो उत्तर पूर्व के या पूर्व के जो देश हैं एशिया के, हम उनसे अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह, ये सब जो देश हैं। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात एक और है, क्योंकि यह स्थानीय पत्थर त्रिपुरा में एक ऊनाकोटी हिल है। सॉरी, थोड़ा आज मेरा फास्ट है तो वो खाना पचने की, ये सब डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। तो ये क्या है, ये एयरपोर्ट की खास बात है, त्रिपुरा में एक हिल है जिसका नाम है पहाड़ी का ऊनाकोटी हिल, और इन इस पहाड़ी के स्थानीय पत्थरों से बनाई गई है। समझ रहे हो, ये यानी वहाँ के लोकल उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में स्थानीय बांस का प्रयोग किया गया है इस एयरपोर्ट को सजाने के लिए। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी है जो अगरतला है, और त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमारे विश्व में देखो 3 तरह की रेखाएं हैं। एक तो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है, एक कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, और एक है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ से गुजरती है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, वो भारत से होकर गुजरती है। और इतनी बार इतने अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका, इतना इम्पोर्टेंट और मजबूत क्वेश्चन है। वो 8 स्टेट हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन कर लेना। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यानी त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, और त्रिपुरा के साथ साथ यह है मिजोरम से भी गुजरती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये सी इससे जुड़ी हुई आज की पहली न्यूज़। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। प्रोजेक्ट 100 चलाया गया है सरकार द्वारा। ये जो मिशन चलाया गया है, जो विद्या ज्योति स्कूल है ना, उनके लिए चलाया गया। और उनके लिए क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है शिक्षा का स्तर सुधारना है। आपको पता है हमारे जो देश में है ना, शिक्षा वही चली आ रही है जो आज से 50 साल, 100 साल 150 साल पहले, मतलब जो अंग्रेज शिक्षा छोड़ गए थे ना 150 साल पहले, उन्होंने शुरू की थी एक सस्ते लेबर मजदूर भारतीयों को बनाने के लिए, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। देखिए, मैं भी चाहता हूँ शिक्षा में सुधार हो। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो देश का यूथ अच्छा होगा, और अच्छा यूथ होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी देश में जीडीपी में ग्रोथ होगी। तो हमारी शिक्षा में सुधार के लिए प्रोजेक्ट 100 मिशन चलाया गया है। ये नर्सरी से लेकर यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक में सुधार करेगा। अब चलते हैं जी आज की अगली न्यूज़ पे। मैं एक कल का इम्पोर्टेंट डे था, मैं भूल गया था, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कल क्या था, 9 जनवरी 2022 को, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस होता है। यानी भारत से बाहर जो भारतीय रहते हैं वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार रखते हैं, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए ये डे 9 जनवरी को बनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, यानी कि आज से करीब 100 साल पहले 9 जनवरी को हमारे एक प्रवासी भारतीय जो बाहर साउथ अफ्रीका चले गए थे, 9 जनवरी 2015 को वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से। मतलब क्या हुआ था मैं बताता हूँ। 1993 में गुजरात के अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने भारतीय संघर्ष के लिए आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उठाते उठाते वहाँ पे उन्हें काफ़ी साल रहना पड़ा, और वो 9 जनवरी 1915 को वापस हमारे देश में आए। जो 9 जनवरी को 1915 को वो वापस आए थे, उसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये है बात। और मैं एक खास बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यानी कि सबसे ज़्यादा जो बाहरी देशों से पैसा आता है किसी देश में पूरे वर्ल्ड में,
रिमिटेंस यानी बाहर से आने वाला धन किसी देश में दूसरे देशों से, वो भारत में ही आता है। यानी कि हमारे प्रवासी भारतीय भाई हमारे लिए, भाई और बहन, मेल एंड फीमेल बोथ, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसा भेजते हैं। और जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसी देश में बाहरी देशों से प्रवासी भेजते हैं वो भारतीय ही भेजते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, कल दो महान हस्तियों के दिन और थे। एक गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी और एक चौधरी छोटू राम की जयंती थी। गुरु गोविंद सिंह पे मैंने एक वीडियो बना दिया, चौधरी छोटू राम पे एक वीडियो मैं आज बनाऊंगा, कल नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी। चौधरी छोटू राम, जब भी किसानों का नाम आएगा, वो किसानों के मसीहा थे और उनको दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। दीन बंधु की उपाधि क्योंकि उन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा था, एक लुटेरा एक कमेरा। यानी कमेरा जो कमा के खाता है और लुटेरा जो उस कमाए हुए पर उसे लूट के खाता है। उनकी थिंकिंग, अगर कभी भी किसान मसीहा की बात आएगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पंजाब की रैली में कहा था लास्ट टाइम इलेक्शन में कि दो ही किसान मसीहा हुए हैं भारत में, एक चौधरी छोटू राम और एक चौधरी चरण सिंह। तो आज की मेरी वीडियो शाम की मैं कोशिश करूंगा चौधरी छोटू राम पे बनाऊं। अब चलते हैं जी आगे। आगे क्या हुआ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि जिसे कि ओमिशोर कहा जाता है, एक वायरस जो अभी आया कोरोना का वेरिएंट, अभी क्या हुआ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने क्या किया है, देखो कितना ग्रेट काम किया इसने। ओमिशोर किट बनाई है। यानी कि ओमिशोर किट किसके लिए बनाई है? ओमिक्रॉन वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। इस वायरस को है ना, अभी तक डिटेक्ट करने की भी हमारे पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत बढ़िया तकनीक नहीं थी। लेकिन अभी क्या किया कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये रिसर्च में है ना इंडिया की मेडिकल लाइन में सबसे टॉप की एजेंसी है, ये कह सकते हो आप। और इसने अभी अभी क्या किया कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसकी टेस्टिंग किट बनाई है, यानी कि जो बेस्ट किट अब तक की डिटेक्ट करने के लिए। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है ओमिशोर। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसी के साथ बता देता हूँ, आईसीएमआर है ना, इस पे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज की नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने का जेलर है। यानी कि 1911 में इसकी स्थापना की गई थी, शोले फिल्म वाला जेलर है ये। ठीक है, यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब इसकी स्थापना की थी, आज से लगभग 110 साल पहले। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसने है ना लोक भलाई के लिए बहुत काम किया है। तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना 1911 में हुई थी। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। IHU यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटी, ये फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है और इसमें भी कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है, वो भी ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक है। IHU यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटियर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला जो ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक है और इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और इसका जो वेरिएंट का नाम है वो IHU के नाम पर ही रखा गया है, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटी के नाम पे ही IHU इसका वेरिएंट का नाम रखा गया। ये फ्रांस में मिला, ये कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक नया वेरिएंट मिला पूरे वर्ल्ड में, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। तो ध्यान में रखना आप लोगों ने। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। प्रधानमंत्री ने क्या किया कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम एक योजना चलाई है। इसका नाम है, याद रखना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया है और उन 6 उत्पादों को अपनी जुबान से बोला है। इसके अंदर क्या होगा कि जो सूक्ष्म और लघु उत्पाद प्रोडक्शन जो होता है ना किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी क्षेत्र में या किसी स्पेशल जगह पे, उन 6 चीज़ों को शामिल किया जाएगा और वर्ल्ड लेवल पर उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा है ये योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सक्षम खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। इसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ताकि स्थानीय उत्पादों को एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा दिया जाए और जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनके कामों की सराहना की जाए और उन्हें वर्ल्ड लेवल पर एक पहचान दी जाए जो उनमें बारीकी से काम किया जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से आम का आयात किया है। यानी कि अभी वो उसने इंपोर्ट के लिए ऑर्डर दे दिया, अभी भारत आम भेजेगा। भारत किस देश को? संयुक्त राज्य अमेरिका को। मैं बताता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पीछे क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन ने है ना भारत से चावल मंगाए थे और वो चावल
में ना कुछ लो लेवल के चावल पाए गए और उसने वो बंद कर दिए। पता है क्या होता है, यूरोपियन यूनियन है या फिर यूएसए है, जो भी डेवलप कंट्री है ना, ये क्या करते हैं कि खाने पीने में बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, और जो चुनिंदा बहुत अच्छी चीज़ें ना भारत की, वही उन्हीं को इंपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह कुछ भी खा लेते हैं, जैसा हल्का चावल, मीडियम चावल, हाई क्वालिटी का चावल, ऐसे नहीं खाते ये। जो सिर्फ हाई क्वालिटी का है वही इंपोर्ट करते हैं। और पीछे क्या हुआ अभी नवंबर में हमारे देश से चावल गए, उनमें हाई क्वालिटी के साथ साथ लो क्वालिटी के भी चीटिंग से इंपोर्ट कर दिए, और वो सरकार या हमारे देश ने नहीं किए थे, बल्कि वो छुपा के जो एक छोटा बिजनेसमैन था महाराष्ट्र का, उसने किए थे। और उसकी इस हरकत से क्या हुआ कि पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड में नीचा देखना पड़ा, और यूरोपियन यूनियन ने भारत की हर चीज़ पे बैन लगा दिया। एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का कौन सा प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन ने अपने मानकों पर खरा न उतरने के कारण बंद कर दिया, तो वो थे चावल। दूसरी बात, अब चावल बंद कर दिए वो भी पूरे यूरोप ने, तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सा प्रोडक्ट मंगाया है, तो वो मंगाया है आम। ठीक है, और इसी के साथ बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा आम भारत से संयुक्त अरब अमीरात मंगाता है। इसका हमें फ़ायदा भी होता है। पता है क्या होता है, जैसे हम किसी देश को कोई भी उत्पाद भेजते हैं, तो उसके बदले हम तेल ले लेते हैं, हमें डॉलर नहीं देना पड़ता और हमें वो सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर हम तेल के बदले डॉलर देते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है। ठीक है, और आम का जो नाम भी है ना, मतलब इसका जो साइंटिफिक नाम है, हर चीज़ का एक साइंटिफिक नाम होता है। इसका नाम भी, मतलब ये भारत से पैदा हुआ आम, भारत से पूरे वर्ल्ड में फैला है। इसका नाम भी मैग्नीफेरा इंडिका है। आपके लिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो महाराष्ट्र के आम है वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, अब चलते हैं जी आज के अगले टॉपिक पे। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का आधार मैं बता देता हूँ आपको, पर्यटन है। यानी श्रीलंका की जो जीडीपी चलती है उसका सबसे बड़ा बेस है पर्यटन। जैसे हमारी जीडीपी का सबसे बड़ा बेस है सर्विस सेक्टर। हमारी जीडीपी को सबसे ज़्यादा जो देश को रोजगार मिलता है वो मिलता है एग्रीकल्चर से। लेकिन जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जिसका सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान है, वो एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर का सिर्फ अर्थव्यवस्था में 15% योगदान है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है सर्विस सेक्टर, यानी कि तीसरी टर्सरी सेक्टर का, जिसे सर्विस सेक्टर बोला जाता है, जो 57% योगदान देता है। मैं आपको बता देता हूँ, अब लगे हाथों क्लियर कर देता हूँ। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चरल, दूसरा होता है औद्योगिक, तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। हमारे देश में सबसे ज़्यादा योगदान है टर्सरी सर्विस सेक्टर का, और के बाद कम योगदान है उद्योगों का, और उसके सबसे कम योगदान है एग्रीकल्चर का। इसी तरह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है पर्यटन का, यानी पर्यटन की सबसे ज़्यादा सहभागिता है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में। और अब क्या हुआ है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, श्रीलंका की पर्यटन लिस्ट में भारत ने टॉप किया, यानी सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने गए हैं भारत से श्रीलंका में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी देश में हमने टॉप किया है वहाँ के पर्यटन में, तो वो देश कौन सा है, वो है श्रीलंका। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। आज को आपको पता है साइंस एंड टेक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी क्या हुआ है कि LCMK-1 यानी कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। यानी ये एक एयरक्राफ्ट है जो कि लाइट कम्बैट यानी कि कम वेट का है और ज़्यादा दूर तक मार करता है। ये कौन सा है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। LCMK-1 क्या है, ये कंप्यूटर है, वायरस है, एयरक्राफ्ट है, या क्या है? तो ये एक तेजस जो है ना, तेजस विमान है, उस तेजस विमान का नौसेना संस्करण है। तेजस है जो आर्मी के लिए है, लेकिन LCAMK-1 ये किसके लिए, इसका नौसेना संस्करण है। और ये इतना एडवांस है हमारे देश के लिए, यानी कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको खुद रशिया ने इसको इंपोर्ट किया है, तो समझ रहे हो। और इसको बनाया भी किसने, DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको मिलकर बनाया है। ठीक है जी, अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। अभी क्या हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इससे मतलब मैं आपका सारा पूरा टॉपिक ही क्लियर करवा दूंगा असम से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मज़े से सुनना इसको। पहले क्या हुआ था कि ओरंग नेशनल पार्क से है ना, जो आसाम में है ये ओरंग। एक तो ये नेशनल पार्क ही बहुत बार पूछा जा चुका, ओरंग नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो आसाम में। दूसरी बात यह है कि पहले इसमें से घड़ियाल ख़त्म हो गए थे, लेकिन अभी एक रिसर्च हुई है, इसमें घड़ियाल आने वापस हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, और घड़ियाल हमारे देश में बहुत कम रह गए हैं। और ऊपर से वो मतलब इतनी अच्छी न्यूज़ है कि वो मतलब प्रकृति के साथ जुड़ाव हमारे देश का हो रहा है, यानी घड़ी उनका इतनी सावधानी बरती जा रही है कि घड़ियालों ने ओरंग नेशनल पार्क आसाम में अपनी उपस्थिति दोबारा से दर्ज करवा दी है। मैं बता देता हूँ
ये जो नेशनल पार्क है उरंग नेशनल पार्क, ये भी पूछ लेंगे अब चर्चा में है। किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसके भारत में सबसे ज़्यादा नाम है, ये भी पूछ लेंगे। किस नदी के भारत में सबसे ज़्यादा नाम है? तो वो ब्रह्मपुत्र के हैं। जब ये तिब्बत से निकलती है तो इसका नाम यारलांग सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो दिहांग हो जाता है। देखिए, तिब्बत में यारलांग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अभी ये ब्रह्मपुत्र नहीं बनी है। ब्रह्मपुत्र इसको कहा जाता है असम में जब ये एंट्री कर लेती है। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा था, जो मांजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी असम में ब्रह्मपुत्र पर ही है। यानी माजुली द्वीप ऐसा द्वीप है जो एक नदी में बना है। देखो, द्वीप होते हैं सागर में, समुद्र में, लेकिन एक नदी में द्वीप बना और वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और वो इंडिया में है। इंडिया में असम में कहाँ पर है? माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये भी पूछ लें, माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो किस नदी पर है? तो वो ब्रह्मपुत्र पर है। और किस स्टेट में है? तो वो है असम में। अब असम के नेशनल पार्क की बात चल रही है तो इसके अन्य नेशनल पार्क भी कंप्लीट कर देते हैं। अन्य नेशनल पार्क हैं, डिब्रूगढ़ सिकोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, इसमें मानस है, नामेरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बना है ये नवंबर 2021 में। ये रायमोना नेशनल पार्क है, लेटेस्ट बना है इंडिया का नेशनल पार्क, और ये रायमोना असम में ही बना है। ठीक है, ये थी असम से जुड़ी हुई पूरी बेसिक और फैक्चुअल न्यूज़, और जो कि करंट से जोड़ के मैंने बता दी। और काजीरंगा में विश्व के पूरे वर्ल्ड के 2% एक सिंगी गैंडे, वन हॉर्न राइनोज, यानी कि एक सिंगी गैंडे कहाँ पर मिलते हैं? काजीरंगा में। अब चलते हैं आज की आखिरी न्यूज़ पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन ने क्या किया है कि मालदीव में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, और बहुत इतने लार्ज लेवल पे शुरू कर दिया कि मतलब मालदीव इसका जो ऋण जाल है, डेब्ट ट्रैप है, उसी में फंस जाएगा। और मालदीव में उसने ये जो शुरू किया इन्वेस्टमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए किया है। यानी कि सड़कों को, बिजली को, पानी को, इन चीज़ों को मजबूत करने के लिए, इसी को बोला है आधारभूत ढांचा। और इसको मजबूत करने के लिए मालदीव ने चीन में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और पहले ही जो हमारे दो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका, वो चीन के ऋण जाल में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। और अब उन्होंने क्या किया कि उसने मालदीव को भी, देखो कितना बदतमीज कंट्री है चीन, चीन ने मालदीव को भी ऋण जाल में फंसाना शुरू कर दिया। यानी किसी देश में ये इतना ऋण दे देता है कि उसको ये ऋण का ब्याज चुकाने में ही देश को कई साल लग जाते हैं, और फिर पूरी तरह से उस देश के संसाधनों का, साधनों का वो पूरी तरह से शोषण करता है। उसने यही काम किया पहले श्रीलंका में, अब उसने शुरू कर दिया कहाँ पर? चीन में। आप समझ रहे हो? यानी चीन क्या कर रहा है कि हमारे आसपास के पड़ोसी देशों को अपने ऋण जाल में फंसाकर उन पर प्रेशर बना रहा है कि वो भारत विरोधी नीतियां अपनाएं। ठीक है, अब ये काम उसने मालदीव में शुरू कर दिया। ये थी आज की न्यूज़। हमें भी इसके साथ ही एक बात बता देता हूँ, हम भी अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, तिब्बत में, भूटान में और नेपाल में, ताकि चीन को घेरा जा सके। ये सब जो हमारी विदेश नीति है उसको बैलेंस करने की विदेश नीति होती है। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन, मैंने अपना बेस्ट दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।